Hello everyone, welcome to my another video. Hope so you all are doing well. कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड फेफे को दिखाया जाता है जो कि एक गेम डिज़ाइनर है। उसे वर्चुअल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसी वजह से ही उन पे अपने सारे के सारे पैसे लुटा ही देती है। अभी तक उसने अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। मॉम उसे कॉल करके यही कह रही होती है कि अगर तुम इस दफ़ा हमारे घर पे कोई भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं लेके आओगी ना, तो फिर घर आने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे अपनी मॉम कहना। वो तो यही चाहती थी कि ये बहुत जल्दी 30 ईयर की होने वाली है, तो उससे पहले ही शादी वगैरह कर ले। लेकिन इसमें तो अब बॉयज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा था, तो ये नहीं चाहती थी कि मैं अपना कोई भी बॉयफ्रेंड बनाऊं या रिलेशनशिप में आऊं। तो इसे एक आइडिया आता है कि पैसों से तो हर चीज़ हो सकती है। फ़ौरन से ही अपनी फ्रेंड मिंग मिंग के पास पहुंचती है मेरे लिए कि एक बॉयफ्रेंड का अरेंज करवा दो। इधर ही हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है शुआन, जो कि काफ़ी हॉट एंड हैंडसम है। वो अपने सारे काम ही शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही कर रहा होता है। अब जैसे उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि यही तुम्हारा रेंटल बॉयफ्रेंड बनेगा, वो खुश हो रही होती है, लेकिन फिर उसे ये भी कहती है कि बस ऐसे फ़ोटोज़ में ही फिल्टर्स वगैरह लगा के ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं रियल लाइफ में कैसा होगा। सो वो इसकी मीटिंग का अरेंज उसके साथ करवा देती है। और अब जैसे ही उसकी नज़र हमारे हीरो पे पड़ती है तो बस उसे देखती ही रह गई थी, क्योंकि वो तो रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। खैर यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा इंटरव्यू नहीं चाहिए, तो ये मना कर देती है। इवन कि इसने तो उसे सिलेक्ट कर ही लिया था। अब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में हमारे हीरो को तो बस एक ही शर्त होती है, और वो ये कि तुम्हें मेरे प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। यहाँ पे इसकी फ्रेंड कह रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी भी है, सो इसलिए बहुत ही सोच समझ के कोई फैसला करना। लेकिन इसने अब उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाने का सोच लिया था। एंड देन उसे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेके आ जाती है। यहीं पे ही हमें एक और आंटी को दिखाते हैं जो कि अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को इनसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी, और ये भी कह रही होती है कि अगर तुम्हारी बेटी का भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है तो मैं इससे कह दूंगी कि ये किसी और लड़के को इंट्रोड्यूस करवा देगा अपने फ्रेंड से बात करके। वेल तभी ऊपर से फेफे की एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही वो इन्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है तो तब उन आंटी की शक्ल देखने वाली कि इसे इतना अच्छा सा बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। मॉम को तो पहली नज़र में ही शुआन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। वो इनके साथ मिलकर डिनर करता है, और यहाँ पे ड्रिंक करते वक्त डैड यही पूछ रहे होते हैं कि तुमने हमारे साथ ये न्यू ईयर बिताना है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा। तो ये कह देता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरे मॉम डैड है ही नहीं। पहले ये सारी बातें सुनते ही अब फेफे को लग रहा होता है कि वाह, ये तो कमाल की एक्टिंग करता है। इस तरह से तो मॉम डैड को शक भी नहीं होगा। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद के टुन हो जाते हैं। ये उसे स्टे करने के लिए अपने स्टोर रूम में लाई तो थी, लेकिन वहाँ पे तो मैस फैला हुआ होता है, सो मजबूरी में उसे अपने कमरे में ही लेके आना पड़ गया था। और यहाँ पे जैसे ही देखती है कि मॉम ने तो बहुत ही रोमांटिक से तरीके से इनके बेड को सजा दिया, बेचारी काफ़ी एम्बेरस फील करती है और उससे कहती है कि चलो तुम आज की रात फर्श पे सो जाओगे ना। लेकिन फिर देखती है कि यहाँ पे तो कुछ और सामान पड़ा ही नहीं है। मिल के मजबूरी में इन्हें अब एक साथ में बेड पे ही गुजारना ही पड़ना था। अगले दिन जैसे ही वो खुद को इसके क्लोज देखती है तो बस चीख मारती हुई फौरन से साइड पे ही हो गई थी। वेल वो उसे कहने लगा था कि रात को हम ड्रंक थे ना, तो इसलिए हम एक दूसरे के क्लोज आ गए, वरना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। खैर ये अब रिलीफ फील करती है। उसके कहने पे जो भी मनी वगैरह थी इसने उसे ट्रांसफ़र कर दी थी, और ये भी कह रही होती है कि शायद अगले 3 साल तक तो तुम पक्का पक्का मेरे रेंटल बॉयफ्रेंड बन के ही रहोगे। और इस तरह से मॉम डैड को शक प्लीज़ मत होने देना। 1 साल तो हमें प्यार वगैरह करते करते लग जाएगा, दूसरे साल हम डेटिंग करेंगे, तीसरे साल हमारा ब्रेकअप होगा। मीन के इसने तो फुल तैयारी ही की हुई होती है। जैसे ही डैड अब इन दोनों को एक ही रूम से बाहर निकलते देखते हैं तो हैरान। खैर मम्मी कहती हैं कि कोई बात नहीं है, वैसे भी ये दोनों कपल हैं, तो इस तरह से एक रूम में सोना तो ये तो बिल्कुल आम सी ही बात है। ये परेशान होकर रह जाती है कि अब हमें इतने अरसे तक एक दूसरे के साथ रहना तो पड़ेगा, लेकिन अगर इसी बीच मॉम डैड को मालूम हो गया कि तुम मेरे रियल वाले बॉयफ्रेंड नहीं हो तो फिर क्या होगा। सो इसलिए ही कॉन्ट्रैक्ट को अब इन्होंने बढ़ाने का ही डिसाइड कर लिया था। वो तो फिर ये भी कह रही होती है कि देखो तुम्हारी फीस बहुत ज़्यादा है, सो क्या तुम कम नहीं कर सकते हो। लेकिन वो तो बिल्कुल भी कम नहीं करने वाला था। खैर इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ये भी कहती है कि हमारे बीच अब फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ये भी कहने लगा था कि हाँ बिल्कुल, मेरी भी यही कंडीशन है कि हमारे बीच कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, वरना कि फिर मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। वेल यहाँ पे ये भी कह रहा होता है दोबारा से
कि देखो मेरे प्यार में बिल्कुल मत पड़ना। ये भी कहती है कि ये तो काफ़ी अजीब सा ही बंदा है। खैर अब मॉम इसे ज़बरदस्ती खाने पे खाना खिलाई जा रही होती है, जिसके बाद इसकी हालत ख़राब। अब अपनी मेजरमेंट करता है तो इसे मालूम होता है कि ओह नो, मैंने तो बहुत ज़्यादा सारा फैट गेन कर लिया। एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। वो इसे ऐसे देख के हैरान। अब जैसे ये गेम खेल रही होती है, फ्रांसिस के रूम में आ जाता है कि तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी चाहिए। वो नहीं मान रही होती, ये ज़बरदस्ती उसे उठा के ले जाता है। एंड देन कहने लगा था कि मेरी बॉडी की मेजरमेंट करो, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में मेरा वेट गेन हो चुका है कि नहीं। दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। ये तो फौरन से साइड पे हो जाती है। अब वो इसे कहने लगा था कि तुम्हारी मॉम के इतने ज़्यादा खाने खिलाने की वजह से ही ऐसा हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा ही वेट बढ़ गया, तो इसलिए तुम्हें मुझे फिर एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। उसे भी मजबूरी में फिर से इसे पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। नेक्स्ट ही अब जैसे ही मम्मी से खाना दे रही होती है तो ये मना कर देती है कि इस तरह से फिर से मुझे इसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी, मैं ऐसा अब नहीं करना चाहती हूँ। और दोनों ही वॉक करने के लिए भी निकल पड़े थे। उसे कह रहा होता है कि मेरा चाहे वेट गेन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेजरमेंट तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ऐसा कह के आगे बढ़ जाते हैं। अब तभी यहाँ पे एक पेजवान नामी लड़के की एंट्री होती है, जो कि इसका स्कूल मेट हुआ करता था। अब फिर से इसे तंग कर रहा होता है कि क्या तुम अभी तक सिंगल हो। मैं यहाँ पे उसे खुद से दूर रहने को ही बोलने लगी थी, और तभी ऊपर से हमारा हीरो आके इस सिचुएशन में इसकी हेल्प कर देता है। इवन कि इसे मास्क भी देने लगा था कि तुम ये पहन लो। वो लड़का हैरान कि तुम कौन हो। ये उसे कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। एंड देन ये कहता हुआ वहाँ से चला ही जाता है। ये तो उसकी पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी थी कि अपने गेमिंग करैक्टर में इसी का ही स्केच बना लेती है। वेल यहाँ पे इसकी बातों से उसे तो अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे कि इसे शुआन से लव हो चुका है, लेकिन स्टिल इसके पूछने पे भी वो मानने को तैयार नहीं होती है कि जस्ट मुझे उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगी है और तो कोई बात ही नहीं है। फ्रेंड से बातें करते करते ये अपनी इमेजिनेशन में ही खो जाती है कि किस तरह से वो फिर मुझे पेजवान से बचाने के लिए आएगा और फिर मार्स को उतारने के बाद मुझे किस भी करेगा। फिर बहुत जल्दी अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है, जैसे उसका स्केच बना रही होती है और चुपके चुपके से उसे देखने की कोशिश भी कर रही होती है। इस बात को तो हमारे हीरो ने नोट कर लिया था। वो समझ रहा था कि शायद इसे मुझसे लव हो चुका है, तभी तो ऐसा करने की कोशिश कर रही है। वो फिर से देखने के लिए आता है कि तुम अभी अभी क्या कर रही हो, मुझे ये अपना टैबलेट दिखाओ। ये रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच ऊपर से मॉम की एंट्री हो जाती है। उनको देखते ही दोनों चिपक के बैठ गए थे और उनके जाते ही फौरन से साइड पे हो जाते हैं। खैर ये कहने लगा था कि हमारे बीच अब जो भी फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है उसके लिए तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, जो कि मजबूरी में उसे देने पड़ जाते हैं। और फिर फौरन से वहाँ से चली गई थी। अब अपना सारा गुस्सा निकाल लेती है और अपनी फ्रेंड से भी कहने लगी थी कि मैं उससे पैसे कैसे मांगूं। अब जैसे उसे पता चलता है कि वो तो आज एक्स्ट्रा शूट के लिए अभी तक सेट पे ही है, तो फौरन से उसे वहाँ पे मिलने के लिए आ जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे वो उसे इस ड्रेस में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। इवन कि उसे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाती, क्योंकि हमारा हीरो तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैंडसम जो लग रहा था। शूट करवाते वक्त जैसे उसे अब डायरेक्टर से डांट पड़ रही होती है, ये सब कुछ देखते हुए फेफे को भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसे पूछ ही रहती है कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो। खैर पैसा कमाने के लिए। उसके मॉम डैड तो थे नहीं, तो इसलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ जाता था। खैर अब जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है कि यहाँ का हीरो तो इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मीन कि इसे तो सेकंड लीड का ही करैक्टर मिला हुआ था। अभी वो उससे कुछ पैसे नहीं मांगती है। फिर मिंग इससे पूछ रही होती है कि क्या तुमने पैसों की बात उससे कर ली थी। ये कहती है कि नहीं, मैं भूल गई थी, करना तो चाह रही थी लेकिन बस मुझसे हो ही नहीं पाया। खैर फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है कि वो इसके क्लोज आ रहा है और इवन के इन दोनों के बीच किस भी हो गई है। अगले दिन जो तो ड्रेसिंग इसने की होती है उससे तो साफ पता चल रहा था कि ये चाहता था कि वो इससे फिजिकल कांटेक्ट करे और बदले में ये उससे पैसे मांग ले। वो भी फुल कवर होकर बाहर निकलती है कि इस तरह से तो मुझे इसे पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, और ऐसे ही खाना भी खाना स्टार्ट कर देती है। मॉम उसे इस कंडीशन में देख के हैरान थी कि तुम्हें कोई एलर्जी हो गई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। ये अब फ़ौरन से ही अब हमारे हीरो की तरफ देखती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। सो इसलिए वो मॉम को रोक देता है कि ये ना एक्चुअली में वेट को लूज़ करने की कोशिश करी है, तभी इसने इतनी हैवी ड्रेसिंग की हुई है। ये सब कुछ अब देखते हुए वो फिर थैंक यू ही बोलने लगी थी। फिर भी इसने ज़बरदस्ती उससे पैसे मांग लिए थे कि मैंने तुम्हारी मदद की थी ना, तो तुम्हें मुझे पैसे तो देने ही चाहिए। फिर ग्लव्स पहन के आ जाती है जिससे इससे खाना खाया नहीं जा रहा होता, तो मॉम ने इसके ग्लव्स उतार दिए थे। अब जैसे यहाँ से जा रही होती है तो जानबूझ के ही उसके पाँव को टच करता है, वो फिसल के इसके ऊपर ही गिर जाती है। इस बेचारी से फिर से उसने पैसे मांग लिए थे।
यही कह रहा होता है कि हाँ, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, ऊपर से ये सब कुछ भी नहीं करना चाहती हो। खैर वो भी मजबूरी में दे देती है और इससे लड़ झगड़ के बाहर ही आके बैठ गई थी। मॉम कहती हैं कि जाओ डिनर के लिए श्वान को बुलाओ। ये कहती है कि नहीं, मेरा उससे लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो इस बात को लेके अब इसे मॉम से अच्छी खासी डांट भी पड़ जाती है। फिर उसे डिनर के लिए बुलाने के लिए आई थी। वो कहता है कि मैं देखो 8 घंटे के लिए काम करता हूँ, अब चूंकि मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं तो मैं क्यों खाना खाने के लिए बाहर आऊँ। मीन क्या, अब ये तो उससे मांग रहा था कि मुझे खाना खाने के लिए भी पैसे चाहिए। वो भी देने के लिए तैयार हो जाती है कि बस मॉम को पता ना चले कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। खैर जैसे ही देखती है कि मेरा तो बैंक बैलेंस इसी की वजह से ही अब खत्म हो चुका है, तो इसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मीन है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। रात को जैसे ही उसका फ़ोन चेक करने के लिए चोरी चोरी उसके रूम में आती है तो यहाँ पे उसने तो इसे पकड़ ही लिया था। अब ये तो घबरा के फौरन से ही वहाँ से जाने ही लगी थी। ऐसा तो हमारे हीरो ने जानबूझ के ही किया था, उसकी स्माइल से तो साफ पता चल रहा होता है। अगले दिन इसे उसका फ़ोन उठाने का मौका मिल ही गया था, लेकिन जैसे शावर लेके वो बाहर निकलता है तो हैरान कि तुम इधर क्या कर रही हो। ये कोई बहाना बना के उसका फ़ोन लेके बाहर निकल आई थी। अब जैसे ही वो कपड़े चेंज करके निकलता है तो ये पूछने लगती है कि तुम्हारे फ़ोन में इतनी सारी लड़कियों के नंबर, मीन के तुम एक प्ले बॉय हो, और वैसे भी मैंने ये नोट किया है कि बस एक्स्ट्रा फीस बस सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही लेते हो, बाकी और किसी से तो लेते नहीं हो। दूसरी तरफ ही मॉम डैड आज से होटल में स्टे करने के लिए आ गए थे कि इस तरह से हमारी बेटी को अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। इधर इन दोनों के बीच अभी भी लड़ाई झगड़ा हो ही रहा होता है कि मेरे एक्स्ट्रा पैसे जो तुमने लिए हुए हैं वो वापस करो। ये कह देते हैं कि क्यों वापस करूं, और वैसे भी वो सब कुछ मैं इसलिए तुम्हारे साथ कर रहा था क्योंकि मैंने फील किया था कि जैसे कि तुम मुझसे लव करने लगी हो, क्योंकि चुपके चुपके से मुझे देखा भी करती हो, और इवन के जैसे ही मैं तुम्हारे क्लोज जाता हूँ तुम ब्लश भी करने लग जाती हो। इवन के ये तो अब अपनी जॉब को छोड़ के जा ही रहा था। वो इसे रोक देती है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैं एक गेम डिज़ाइनर हूँ तो तुमसे इंस्पायर हो गई एक कैरेक्टर का स्केच बना रही थी और कोई बात नहीं है। और खैर इसे रोकने के चक्कर में इसकी बैक में तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। वो फिर इसे लिटा के इसका मसाज भी करने लगता है, और तभी ऊपर से आंटी वांग की एंट्री होती है, जिन्हें कि मॉम ने ही भेजा था कि जाके मेरी बेटी को चेक करके आओ कि वो दोनों सही से रह रहे हैं कि नहीं। खैर अब जैसे उन्हें पता चलता है कि इसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, फिर क्या था, वो तो इतना ज़ोर से इसका मसाज करने लग जाती हैं कि बेचारे हमारे हीरो को भी इस पर रहम आ ही गया था। फिर से उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना, और वैसे भी बहुत जल्दी एक रीयूनियन पार्टी होने वाली है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ तुम वहाँ पे जाओ। बाद में जैसे ही अपनी ऑफिस मीटिंग में बैठी होती है तो तभी ऊपर से इसकी एंट्री हो जाती है कि मेरी अभी के अभी मेजरमेंट करो। वैसे तो जाने वाला नहीं था, ये जल्दी से कैमरा ऑफ करके उसके मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बाद में इसकी फ्रेंड इसे बता देती है कि अब जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ देख चुके हैं क्योंकि इसने तो कैमरा ऑफ किया ही नहीं था। ये बेचारी अब परेशान। अब फिर हमारा हीरो जैसे ही अपनी दूसरी क्लाइंट के डैड से बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो पीछे से इसकी एंट्री हो जाती है। वो लाख बार कहता है कि प्लीज़ शोर मत करना, लेकिन ये तो ऐसे नाटक करने लगी थी कि जैसे वो इसे धोखा देने की कोशिश करे, और अभी किसी और से बात कर रहा था। ये सब कुछ देखते हुए वो क्लाइंट तो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है कि मैं अब तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी और इवन के तुम्हारी रिपोर्ट भी दर्ज करवाऊंगी। ये कहते ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब वो कहने लगी थी कि अब तो हमारा बदला पूरा हो गया, मेरी मीटिंग के दौरान तुम आए थे और अब मैं। यार फिर भी उससे माफ़ी भी मांग लेती है कि प्लीज़ अभी फ़िलहाल तो यहाँ से मत जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे बॉयज़ के साथ होते हुए बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, और मैं चाहती हूँ कि वैसे भी उस रियूनियन पार्टी में तुम्हें ज़रूर साथ लेके जाओ। मुझे हमेशा हमेशा के लिए पेजुआन से छुटकारा हासिल करना है। अब वो उससे क्यों डरती है, तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे वो इसके करीब किसी और बॉय को आने ही नहीं दिया करता था। इवन कि उसने इससे अपने लव की कन्फेशन भी की थी, इसने मना किया था तो वो बार बार इसे बहुत ज़्यादा टीज किया करता था, लेकिन ये स्टील नहीं मानने वाला होता है तो वो बेचारी मजबूर हो जाती है। अब इसकी फ्रेंड ने कहा था कि मैं ज़रूर रियूनियन पार्टी में आऊँगी, लेकिन कॉल करके मना कर देती है। यह परेशान हो रही होती है। अब जैसे ही पेजवान को आते देखती है तो वहाँ से एक्सक्यूज़ बना के जाने ही लगी थी कि इसकी फ्रेंड्स इसे रोक देती हैं कि तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकती हो। खैर अब ये लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगे थे, और यहाँ पे क्रॉस ड्रिंकिंग करने के लिए पेजवानी कहता है कि मैं करूँगा ना तुम्हारे साथ,
ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। शुक्र है कि तभी ऊपर से शुआन की एंट्री हो चुकी थी, जो कि सबको इससे अपना बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवा रहा था। अब पेजवान की जगह पे वही क्रॉस ड्रिंकिंग करता है और जैसे ये टुर्न हो जाती है और इवन कि इसके बैक में भी पेन होने लगी थी, तो वो इसे उठा के वहाँ से लेकर जाने ही लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों को घर में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। ये तो उससे पूछ रही होती है कि तुमने तो कहा था कि मेरे साथ रियूनियन पार्टी में नहीं आओगे, फिर वहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। वो कह देते हैं कि ये तो मेरा काम था ना, तो मैं अपने काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही करता हूँ। ये कह देती है कि अच्छा फिर मुझसे एक्स्ट्रा फीस वगैरह क्यों मांगते हो। अब ये उसे बताने लगा था कि मैं एक ऑर्फन हूँ, अब चूंकि मेरे मॉम डैड नहीं है तो अपनी स्टडी के एक्सपेंसेस को मैंने खुद ही पूरा करना होता है, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो मांगने ही पड़ते हैं। खैर अब उसे रहम आ जाता है कि वाकई में ये बेचारा कितना ज़्यादा पुअर है। वेल यहाँ पे अब वो ये भी समझ रही होती है कि शायद ये मेरे ड्रीम्स में आता है, तो अभी भी मैं कोई ख्वाब ही देख रही हूँ, और फ़ौरन से इसके क्लोज आके इसे किस कर लेती है। और ये सब कुछ देख के वो एकदम सरप्राइज। अगली सुबह जैसे ही फेफे की आँख खुलती है तो खुद को शुआन के पास देख के एकदम सरप्राइज, और फिर से चीख मारती हुई पीछे हो जाती है कि क्या अब की बार तो पक्का हम दोनों के बीच रात को कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, और वैसे भी देखो तुम बिल्कुल शर्टलेस लग रहे हो। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, रात को हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर सारी बात का उसे बताने लगता है कि मैं शर्टलेस इसलिए हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर वोमिटिंग जो कर दी थी, और फिर जैसे ही मैं तुम्हें बिस्तर पर लिटाने के लिए आया था तुमने तो मुझे पकड़ ही लिया। मैंने इतनी कोशिश की थी कि तुम्हें खुद से दूर कर दूं, बट ना तुम तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इसलिए फिर मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे सोना ही पड़ गया। इसके अलावा तो कोई और बात है ही नहीं। अब अचानक ही इनके घर की डोर बेल बजती है। अब जैसे ही फेफे दरवाज़ा ओपन करती है तो सामने से मिंग मिंग खड़ी थी। वो इसे बता रही होती है कि कैसे मेरे मॉम डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वो तो अपने साथ अपना बॉयफ्रेंड भी लेके आई थी जिसका नाम कि लिन होता है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, और इसे कहने भी लगती है कि प्लीज़ ये भी हमारे साथ रहेगा, एक दफ़ा हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दो। और लिन से भी कहती है कि इसे कहो ना। वो भी कहने लगा था कि हाँ हाँ प्लीज़ हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दो ना। अब वो इतनी क्यूट सी हरकतें कर रहा होता है तो ये भी मान जाती है कि ठीक है आप दोनों यहाँ पे स्टे कर सकते हो, लेकिन हाँ तब तक जब तक कि मेरे मॉम डैड वापस नहीं आ जाते हैं, और उन्हें ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए कि आप दोनों यहाँ पे रह रहे हैं, वरना पता है ना कि वो कितना ज़्यादा डांटेंगी। ये भी कह देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल शक नहीं होने देंगे। अब जैसे ही शुआन की नज़र लिन पे पड़ती है तो वो एकदम शॉक्ड। वेल अब यहाँ पे फेफे को बताने लगे थे कि हम क्लासमेट्स थे, और फिर अभी फ़िलहाल तो लिन ने अपनी एक असलियत के बारे में फेफे को नहीं बताया होता है। वैसे तो इन्हें कह देते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन जैसे कि एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, इस बात से फेफे को अंदाज़ा हो गया था कि जैसे कि इन दोनों के बीच एक दूसरे से बनती ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद ही मिंग मिंग शुआन के पास आती है कि देखो अब लिन को तुम कैसे जानते हो उसके बारे में फ़िलहाल तो फेफे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है कि मैं तुम्हारा कहा क्यों मानूं। वो कह देती है कि तुम चाहे जो भी हो मेरी फ्रेंड के रेंटल बॉयफ्रेंड ही हो ना, तो इसलिए हम दोनों के बीच आने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी बात होगी मैं खुद ही फेफे से कह दूँगी। सो इसलिए जब तक मैं नहीं कह देती हूँ तब तक लिन की असलियत के बारे में फेफे को मालूम होना ही नहीं चाहिए। वो भी आगे से चुप कर जा तो उसे क्या ही कहता। खैर अब यहाँ पे इन दोनों की बातों से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये भी उसी कंपनी से ही बिलोंग करता है जहाँ से कि शुआन आया था। मीन के ये मिंग मिंग का फेक बॉयफ्रेंड ही है जो कि यहाँ पे उसके साथ ही रहने के लिए आया है। अगले दिन जैसे ही फेफे उठती है तो देख के हैरान कि वाओ घर की सफाई तो एकदम बिल्कुल ही सही से लिन ने कर दी थी। इवन के वो तो अपने हाथों से इनके लिए ब्रेकफास्ट भी बना के लाता है। ये सब कुछ देखते हुए इसे अच्छा नहीं लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड को तो कुछ करना ही नहीं आता, बस ऐसे ही खाना पीने के लिए आ जाता है, और फिर बस फिर क्या था वही सही उठ के चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ही अब जैसे ये दोनों गेम्स खेल रही होती हैं तो लिन बड़े प्यार से आके इसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। ये देख के अब फेफे को जेलिसी होती है। वो भी शुआन से कहने लगी थी कि क्या तुम मुझे कोला ला के दे सकते हो। वो कह देता है कि मैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हूँ सो नहीं ला सकता हूँ। ये देख के अब फेफे को तो गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि आके इसकी कुट लगाती मिंग मिंग उसे साइड पर लेकर चली जाती है। ये अभी भी जेलिस फील कर रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो किसी भी काम का है ही नहीं।
खैर अब यहाँ पे ये उसे कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, और वैसे भी देखो हर कोई तुम्हें ही ज़्यादा अच्छा मान रहा है ना कि मुझे। तो वो उसे कह देता है कि अगर तुमने यहाँ से जाना होता ना शुआन, तो बहुत पहले ही जा चुके होते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम ये जो लड़की है ना फेफे, उसे पसंद करने लगे हो, तभी तो अभी तक यहाँ पे टिके हुए हो। ये तो अभी भी इस बात पे बिलीव करने को तैयार होता ही नहीं है कि मुझे तो उससे लव नहीं हो सकता है। लेकिन लिन को तो अंदाज़ा हो ही चुका था कि ये चाहे जितना छुपा ले, इसे तो उससे लव हो ही चुका है। अब फिर इसे इतना ज़्यादा उदास देख के फाइनली मिंग मिंग बता देती है कि लिन भी एक्चुअली में मेरा फेक बॉयफ्रेंड है, और मेरी बेस्टी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जब मैं तुम्हारे लिए रेंटल बॉयफ्रेंड की वो लिस्ट देख रही थी ना, तो वहाँ पे मैंने लिन को भी देखा था। मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने उसे अपने साथ ही रखने का डिसाइड कर लिया और तुम्हारे लिए शुआन को सिलेक्ट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। और वैसे भी मुझसे मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, अगर अब चाहो तो हम दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स को स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये मना कर देती है। अपनी फ्रेंड को पे गुस्सा भी करने लगी थी कि वैसे पास्ट में तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। अब ये सब कुछ देखते हुए इसकी फ्रेंड को एक यहाँ पे आइडिया भी आ जाता है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरे बॉयफ्रेंड की तरह बनाना चाहती हो, तो क्यों ना उनके बीच एक कंपटीशन करवाएं। अगर फ़र्ज़ करो कि शुआन वो कंपटीशन हार जाता है, तो उसके बाद ही हम उसे एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, जिसमें कि ये वाली शर्तें भी होंगी कि वो तुम्हारा हर कहा माना करेगा। और ये सारी बातें चोरी चोरी तो यहाँ पे शुआन खड़ा सुन रहा होता है। अब उसने तो फिर भी यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था। उसे लग रहा होता है कि अब मैं ये कंपटीशन अगर हार गया तो इन लोगों ने मुझे वैसे ही घर से निकाल देना है, तो बेहतर यही नहीं है कि कंपटीशन के बिना ही यहाँ से चला जाऊँ। लिन तो नहीं जाने वाला था और इसे भी कह देता है कि देखो अब ऐसे हार मानने से तो बेहतर यही है कि हम दोनों उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। और वैसे भी लिन मिंग मिंग को बहुत पसंद करने लगा था। उसका तो यही इरादा होता है कि मैं उसका दिल जीतूंगा, अब फेक की बजाय उसका रियल वाला बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। खैर वो एक कॉन्ट्रैक्ट इसके सामने लाती है और ये भी कहने लगी थी कि अगर कंपटीशन में जो भी हारा उसे हर हाल में इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने पड़ेंगे। अब ये भी पीछे नहीं हटने वाला होता है कि मैं ऐसे अब फिर कमज़ोर लोगों की तरह यहाँ से तो नहीं जा सकता हूँ। सो फाइनली इनके बीच अब कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है। पहले तो इन दोनों के पाँव बांधे गए थे। ये फ़ौरन से ही अब फेफे को उठा कर उस साइड पे लेके आता है और कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके वहाँ से भाग ही गया था। दोनों के बीच काफ़ी टफ किस्म का कंपटीशन होता है, खाना वगैरह भी बनाते हैं। लेकिन अब ये लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिन से इम्प्रेस होकर रह गई थी। एक्चुअली में उसने जो भी खाना बनाया था वो भी बिना इंग्रेडिएंट्स के इतना अच्छा बनाया था कि इन दोनों के ही उसने दिल जीत लिए थे। इसके बाद ही बेचारे शुआन को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने पड़ते हैं। जो काम करने के लिए ही फेफे ने इसे कहना था, बिल्कुल वैसा सही से करना ही पड़ जाना था। खैर वो इसे कह देती है कि जाओ मेरे लिए एक दूध का गिलास लेके आओ। जैसे ही वो लेके आता है फिर कहती है कि मुझे अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाओ। ये सुनते ही वो एकदम सरप्राइज, बेचारा इसकी इतनी ज़्यादा केयर करने लगा था कि फिर इन द एंड खुद ही इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है कि अपने काम खुद कर लो, अब मुझसे मज़ीद नहीं होगा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अब मैंने मज़ीद यहाँ पे नहीं रहना, मैंने अब यहाँ से जाने का सोच लिया। और वैसे भी हर वक्त ही वो इसे लिन से कंपेयर करती रहती है। ये देखते हुए अब की बार तो ये तो फिर यहाँ पे फेफे पे फट्टी पड़ा था कि आखिर खुद को समझती क्या हूँ, खुद के काम नहीं कर सकती हो। और वैसे भी अगर लिन मुझसे ज़्यादा बेहतर है तो तुम उसी को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लो, मुझे यहाँ पे रखने की क्या ज़रूरत है। और बस ये कहता हुआ गुस्से में वहाँ से चला ही गया था। ये उदास सी हो के आके बैठ जाती है कि आखिर को शुआन मुझसे ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। तभी ऊपर से लिन की एंट्री हो जाती है, जो कि इन दोनों गर्ल्स को बताने लगा था कि देखो शुआन को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही वो इतना टफ गाय बनने की ट्राई तो कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत पहले से उसे जानता हूँ। और फिर उसकी स्टोरी सुनाने लगा था कि कैसे मॉम डैड की डेथ के बाद ही वो बिल्कुल तन्हा रह गया, और इवन कि अपनी स्टडी के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ही बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करता है, जिसमें कि ये भी शामिल है कि वो रेंटल बॉयफ्रेंड के तौर पे काम करता है। और वैसे भी वो जिस क्लाइंट के साथ भी अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, इवन के वहाँ पे एक कंडीशन ज़रूर रखता है कि देखो मेरे प्यार में नहीं पड़ना। इसके पीछे भी एक रीज़न है, जो कि ये बताने लगा था कि एक दफ़ा एक जो उसकी क्लाइंट थी ना, वो उसके प्यार में पड़ ही चुकी थी।
एंड देन इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई कि उसकी जान ही नहीं छोड़ने वाली होती थी। और फिर बाद में उसने इसकी शिकायत कंपनी को लगा दी, जिसके बाद के इस बेचारे की रेपुटेशन ही ख़राब होकर रह गई है। इसलिए वो मज़ीद ये नहीं चाहता है कि जो पहले इंसिडेंट हुआ था वो दोबारा से हो। खैर, इसलिए तुमसे इसलिए एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था ताकि बाद में वो तुम्हें वापस भी कर देगा जबकि उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सब कुछ सुनते हुए फिर तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि मैं ऐसे ही खामखा में उसे गलत समझ रही थी। इवन कि उसने तो वाकई में कुछ पैसे मुझे वापस कर भी दिए थे। अब यहाँ पे मिंग मिंग को भी उस पर रहम आ ही जाता है कि हाँ, ऐसे ही खामखा में हम उस बेचारे को कंपटीशन में ही लेके आ गए। इधर फेफे तो उसकी फ़ोटो को ही देखने लग गई थी और इवन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फाइनली वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तो उससे अपोलोजाइज़ करने के लिए आ गई थी और जो उसका स्केचेस ने बनाया था वो भी उसे गिफ्ट कर देती है और यही कहने लगी थी कि क्या अभी तुम यहाँ से जाना चाहते हो। पहले तो अपने स्केच को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो कितना नाइस है। खैर, अभी फ़िलहाल तो उसने यहाँ से ना जाने का ही डिसाइड कर लिया था। अब से तो उसने फिर फेफे को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था और इस बात से फेफे काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रही होती है। ये लोग आज कैंपिंग करने के लिए ही आए थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर मिंग मिंग ने नोट कर लिया था कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम्हें शुआन से लव हो चुका है, मुझे सच सच बताओ। इसे उसे लेके बहुत ज़्यादा टीज़ करने लगती है। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है जैसे कि तुम समझ रही हो। और इन दोनों को ऐसे भागते हुए वो फ्रेंड्स भी देख चुके होते हैं। इसके बाद ही वो फिंगर्स बेंड करने की एक गेम खेलने का डिसाइड करती है कि जिसकी पहले फिंगर्स बेंड हो जाएंगी मीन के वो ये गेम हार जाएगा। फिर क्वेश्चंस करने लगी थी कि इसके बिल्कुल सही सही से आप लोगों ने जवाब देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही करती है कि क्या आप लोगों को फर्स्ट किस हुई है। तो यहाँ पे वो तो अपनी फिंगर बेंड कर देता है, जाहिर सी बात है उसकी तो इधर फर्स्ट किस हो ही चुकी थी। फिर ये है कि क्या आप लोग रिलेशनशिप में पहले आ चुकी हो, तो यहाँ पे कोई भी फिंगर बेंड नहीं करता है। इसके बाद ही मिंग मिंग इनसे ये पूछने लगती है कि अच्छा, क्या यहाँ पे आप लोगों का क्रश मौजूद है। तो ये फौरन से ही अपनी फिंगर को बेंड कर देता है। जाहिर सी बात है लिन का क्रश मिंग मिंग तो बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ये नोट करती है कि अभी तक तो शुआन ने अपनी फिंगर बेंड की ही नहीं है, तो ये भी अपने हाथों को अकड़ा लेती है कि अगर ये मुझ पे क्रश नहीं रखता है तो मेरा भी इस पे बिल्कुल क्रश नहीं है। ये सब कुछ देख के मिंग मिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम लोगों में से ना यहाँ पे कोई भी सिंसियर नहीं बैठा हुआ है। इवन कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, जिसके बाद लिन को ही उसे संभालना पड़ गया था। इधर ही हमें ड्रंक फेफे को दिखाया जाता है जो कि इससे पूछ रही थी कि आखिर को तुम्हारी फर्स्ट किस किससे हुई थी, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे। ऑब्वियसली सी बात है तब तो उसकी फर्स्ट किस इसके साथ ही हुई थी और इवन के तब भी ये ड्रंक थी, तो इसलिए फेफे को पता भी ना चल पाया और यहाँ पे फिर से उसे किस कर लेता है। और ये उसे किसको अगले दिन सोच सोच के ये हैरान हो रही होती है कि एक्चुअली में पहले जो मुझे ड्रीम्स आया करते हैं अब की बार भी फिर वैसा ही हुआ है। अब यहाँ पे शुआन को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी। जैसे ही डैड की आवाज़ सुनती है तो फौरन से इन्हें छुपने को बोलने लगती है। डैड तो अपनी बेटी से स्पेशली के मिलने के लिए आए थे। अब जैसे ही यहाँ पे डॉग फूड के पैकेट को देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कौन से स्नैक्स हैं जो आप लोग खाने की ट्राइयाँ कर रहे हो। तो वो फिर आगे से कोई बहाना बना देते हैं कि ये तो हम अपने लिए ही लेके आए थे। खैर उसे छुपाने ही लगे थे। फिर डैड के कहने पे इन्हें वो खाना भी पड़ जाता है कि वाओ बहुत ज़्यादा टेस्टी है। डैड को तो यहाँ पे डॉगी के भौंकने की आवाज़ आ गई थी। ये उसे बड़ी मुश्किलों से छुपा के बैठे होते हैं और इवन के ये भी अब अपने डैड की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो ही गई थी। खैर फिर थोड़ी देर स्टे करने के बाद डैड तो वहाँ से चले ही गए थे। ये बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं। लिन जो अपना डॉग साथ में लेके आया था अब उसी की वजह से ये बड़ी मुश्किलों से फंसते फंसते बचे थे। अब यहाँ पे गेम्स खेलते खेलते इन्हें तो उनके करैक्टर से ही लव हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट जो होते हैं और इन दोनों फ्रेंड्स को बातें करते हुए ये भी सुन रहे होते हैं और काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर गेम्स के करैक्टर्स के साथ ये इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड कैसे हो सकती है। इवन कि इन दोनों ने इन्हें यहाँ पे अवॉइड करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब जैसा सा करैक्टर यहाँ पे मिंग को पसंद था, लिन तो बिल्कुल वैसा सा ही बन के आ जाता है और ये सब कुछ देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो के इसे फिर इग्नोर करती
ही वहाँ से चली ही गई थी। इधर ही अब हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि इसे इम्प्रेस करने के लिए आ गया था और फिर बदले में ही फेफे से उसे मुक्का भी पड़ जाता है। ये हैरान होते हैं कि आप दोनों को जैसे ही गेमिंग करैक्टर्स पसंद थे, हम बिल्कुल वैसे से ही तो बन के आ गए हैं, तो अब मसला क्या है, हमसे क्यों पीछे भाग रही हो। वो कह देती हैं कि देखो गेमिंग करैक्टर्स में ना बहुत ही अलग बात होती है, वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं लेकिन आप दोनों बिल्कुल नहीं लग रहे हो। ये सुनते ही ये बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें एक फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। इससे मिलने के लिए इसके पेरेंट्स फाइनली वापस आ चुके थे। फेफे बाद में मिंग मिंग और लिन के लिए भी खाना लेके आई थी जो कि वहाँ पे रख के चली जाती है। इसने तो अभी भी वापस अपने पेरेंट्स के पास जाने का डिसाइड नहीं किया था। ये यही कह रही होती है कि उन्हें तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, अब मैं तुम्हें वहाँ पे लेके गई थी और देखो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आखिर को हम दोनों के बीच इतना भी एज गैप नहीं है। खैर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रही थी। अब वो उसे प्रॉपर तौर पे तसल्ली देने लगता है और यहाँ पे इवन कि उसे इतना भी अंदाज़ा हो गया था कि गेमिंग करैक्टर से लव करने का क्या फ़ायदा, वो तो इनके इमोशंस को समझ भी नहीं सकते हैं। अब से तो उसके दिल में इसे लेके फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ गई थी और दोनों काफ़ी क्लोज भी आते जा रहे होते हैं। ये देखते हुए अब यहाँ पे श्वान जेलिस फील करता है और इवन के वो तो फेफे से बात करने की कोशिश भी करने लगा था लेकिन वो इसकी कोई सुनती ही नहीं है। वो भी चाहता था कि मैं इन दोनों की तरह फेफे से रिलेशनशिप में आ जाऊँ। जैसे ही उसकी बुराइयाँ डॉग से कर रहा होता है तो चुपके चुपके से यहाँ पे फेफे भी खड़ी इसे देख ही रही थी। इस पपी के साथ तो अब श्वान की दोस्ती हो गई होती है। वो जिस तरह से उसे करने को कह रहा होता है वो भी बिल्कुल वैसा सही करता है और इन दोनों को ऐसे क्यूट क्यूट सी हरकतें करते हुए देख के फेफे ने पिक्चर्स क्लिक कर ली थी और इसे यहाँ से जाते हुए श्वान ने देख लिया था। फ़ौरन से आ जाता है कि तुमने जो अभी अभी मेरी फ़ोटोज़ बनाई हैं ज़रा मुझे दिखाना। यह मना कर देती है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बनाया। वो इसे मोबाइल ले के जैसे ही फ़ोटोज़ देखने की कोशिश करता है और इन दोनों की इसी बीच ही काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे और ऐसे करते हुए मिंग मिंग ने इन्हें देख लिया था। वो जानती थी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो करने लगे हैं लेकिन अभी तक अपनी दिल की बात एक दूसरे से क्यों नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए फ़ौरन से उसे एक आइडिया आ जाता है। मिलने के लिए आती है श्वान के पास कि मैंने तुमसे अब फेफे को लेके एक ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ उसे इस बारे में मत बताना। वेल नेक्स्ट डे अब फ़ौरन से ही श्वान के पास आती है कि तुम कुछ अरसे के लिए अब मेरे बॉयफ्रेंड बन के रहोगे। तुम्हें नहीं पता है कि क्या तुम्हारी ये जो अब गर्लफ्रेंड है ना, इसने मुझसे एक बेट लगाई थी, वो हार चुकी है, तो उसके बदले में अब तुम्हें बिना चूंचरां किए मेरा बॉयफ्रेंड बन के रहना ही पड़ेगा। यही तो आइडिया था। वो एक्चुअली में फेफे को जेलिस फील करवाना चाहती थी। फेफे अब इसका मसाज करने के लिए आ गई थी कि प्लीज़ तुम ना काम डाउन रहना, वैसे ही कुछ अरसे की बात है, तुम उसका बॉयफ्रेंड बन के रह जाओ ना। मिंग मिंग से अगर मैं शर्त ना लगाती तो तुम्हें ऐसा करना ही ना पड़ता। उसे अभी भी नहीं रोकती है कि तुम उसके पास मत जाओ या मेरे दिल में तुम्हें लेके फीलिंग्स हैं। तो ये भी अब थोड़ा सा गुस्सा करता हुआ वहाँ से जाने ही लगा था। वो अब उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगता है, इवन कि अपने हाथों से मिंग मिंग को खाना भी खिलाता है। ये देखते हुए फेफे को तो वाकई में बहुत ज़्यादा जलन होती है। अब फिर लिन भी उसके लिए खाना बना के लाया था। अब जिस तरह से वो उसकी केयर कर रहा होता है, लिन बिल्कुल ऐसे ही फेफे को ट्रीट करता है। इसे उसका खाना पसंद तो आता है लेकिन जैसे ही मिंग मिंग को अब फिर श्वान के साथ देखती है ना, तो ये खाना भी उसे हज़म नहीं हो रहा होता है। वो अब फिर ऐसे ही गुस्सा करती हुई चली गई थी और अपनी फ्रेंड से कहती है कि ज़रा मेरे रूम में आना, मैंने तुमसे एक बात करनी है। वो जैसे ही वहाँ पे आती है तो उसे कहने लगी थी कि तुमने आखिर ऐसा क्या जादू किया था कि मेरे यहाँ तो वो काम करता ही नहीं था और तुम्हारे पास तो कैसे जैसे तुम करने के लिए करती हो वो बिल्कुल वैसे ही करने लग जाता है। कि तुमने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे? अगर ऐसी बात नहीं है, या तो फिर तुमने उसे इतना ज़्यादा डराया धमकाया था कि वो फ़ौरन से ही तुम्हारा ऑर्डर मान लिया करता है। खैर अब वो आगे से चुप ही रहती है, कहते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहने लगी थी कि ऐसा चलो ठीक है कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, प्लीज़ तुम वो वाली बैट अपनी वापस ले लो। मैं नहीं चाहती हूँ कि श्वान अब मसीह तुम्हारे यहाँ काम करे। तुम्हें पता नहीं है क्या मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इतने में ये सारी बातें सुनते हुए लिन और फिर ऊपर से श्वान भी आ जाता है। मीन का ये इन दोनों ने जो प्लान बनाया था अब उसके बारे में उसे भी बता देते हैं कि हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम श्वान को पसंद करती हो, इसलिए तो हमने ये नाटक किया था। अब यहीं पे ही अब मॉम की एंट्री हो जाती है जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आई थी।
और ये लोग तो उनसे चुप नहीं लगे थे कि अगर मॉम को पता चल गया ना कि मैंने यहाँ पे मिंग मिंग और लिन को छुपा के रखा हुआ है, बस फिर क्या हो रहा है, वो तो बेकार होगी सही, लेकिन मॉम ने तो ऑब्वियसली सी बात है मुझे भी उनके साथ ही घर से बाहर निकाल देना है। काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। इन लोगों ने अब बहुत कुछ समेटा तो था, लेकिन मॉम की नज़र पड़ ही चुकी होती है। उन्हें यहाँ पे काफ़ी सारे शूज़ नज़र आते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली उन्होंने इन्हें ढूंढ ही लिया था। अब तभी फ़ौरन से लिन और मिंग मिंग को भी कहते हैं कि एक दफ़ा ज़रा बाहर आना, मैंने आप लोगों से कोई बात करनी है। मॉम के हथों तो अब इन सब की शामत आ ही चुकी होती है। ये नील डाउन हो कि उनके सामने ही बैठ गए थे। वो पूछ रही होती हैं कि आखिर आप लोग साथ में रह रहे थे, ये बात मुझसे क्यों छुपाई है, ये कुछ भी नहीं बोलते। तभी मॉम ने ऊपर से डैड को भी बुला लिया था। वो तो इनकी अच्छे से डांट लगा रही होती हैं और फिर एक एक करके इनसे बात करने का डिसाइड करती हैं। पहले तो उन्होंने मिंग मिंग को बुलाया था कि मुझे जहाँ तक पता है कि तुम अपनी मॉम डैड से नाराज़ होकर यहाँ पे आई हुई हो ना, और वैसे भी इसके पीछे क्या रीज़न है मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ और वो तुम्हें यहाँ से आके लेके जाएंगी। तो ये अब उनसे रिक्वेस्ट करने लगी थी कि प्लीज़ आंटी ऐसा मत करना, वैसे भी आप भी तो मेरी मॉम की तरह ही है ना, मैं कुछ अर्से बस यहाँ पे आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और देखिए ना, लिन को मैं पसंद करती हूँ। मैं जब उसे अपने घर लेके गई थी तब मॉम डैड ने उसे रखने से मना कर दिया था। अब देखिए वो इतना अच्छा सा मेरा बॉयफ्रेंड है, बस एज में ही तो डिफरेंस है, अब और क्या बात हो सकती है। प्लीज़ कुछ दिन रहने की इजाज़त दे देना। बस थोड़े अरसे की ही तो बात है, उसके बाद ही मैं उसके साथ उसके फिर अपार्टमेंट में ही मूव कर जाऊंगी, प्लीज़ आंटी। खैर थोड़ी देर के बाद ही वो लिन को बुला लेती हैं। अब लिन भी कहने लगा था कि माना कि मैं पहले मिंग मिंग का एक रेंटल बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वाकई में मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। आंटी प्लीज़ आप हमें यहाँ से मत निकालें। अब इसके मुंह से ये वाले अल्फाज तो निकल चुके होते हैं। और ये सुनते ही मॉम तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी कि क्या तुम उसके रियल वाले बॉयफ्रेंड नहीं थे। अगर मिंग मिंग अपने लिए एक बॉयफ्रेंड को हायर कर सकती है तो मेरी बेटी कहाँ कम है। जाहिर सी बात है उसने भी ऐसा ही किया होना। यहाँ पे इस वक्त तो उनका गुस्से के मारे बहुत ही बुरा हाल होता है। नेक्स्ट ये बात करने के लिए उन्होंने यहाँ पे श्वान को ही बुला लिया था, लेकिन उसकी बातों से इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई में ये मेरी बेटी को पसंद करने लगा है। उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं क्या नहीं अच्छी लगती हैं, और जो भी उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था उसके बारे में भी इसे मालूम होता है, और वो जिस तरह से उसकी चिंता कर रहा होता है। ये सब कुछ बातें नोट करने के बाद ही अब इन्होंने फैसला कर लिया था कि इन्हें हम अलग तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इन दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं किए हैं। उसके लिए तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ये अपनी बेटी को बुलाती हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगी थी कि तुमने अपने लिए एक बॉयफ्रेंड हायर किया था, इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया। अकेली भी तो घर आ सकती थी, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कि अकेली घर मत आना। अब ये तो बड़ी बात नहीं थी कि तुम जाके अपने लिए कॉन्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड को ही लेके आओ, पता नहीं वो कैसा है कैसा नहीं है। खैर अब सबको बाहर बुला के यही कहती हैं कि ये जो लड़के हैं ना ये कल मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, और बाकी लड़कियों को भी वार्न कर देती हैं, स्पेशली कि अपनी बेटी को कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज कर लिया है, वो लड़का एक डॉक्टर है, सो इसलिए कल तुम चुपचाप वहाँ पे चली जाओगी। ये भी आगे से चुप रहती है। अपने रूम में आके मोम तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है कि मुझे यकीन है कि कल श्वान जाके मेरी बेटी से अपने दिल की ज़रूर बात शेयर कर लेगा। उन्हें तो प्रॉपर तरीके से यकीन था कि अगर वो ऐसे सीधे तरीके से बात नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला है तो जाहिर सी बात है उंगली तो फिर हमें टेढ़ी करनी ही पड़नी थी। इधर ये अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है तो वो कह रहा था कि क्या तुम ऐसे ही भाग जाओगे, अपने दिल में जो भी तुम्हारी बातें हैं वो जाके उसे नहीं बताओगे। खैर ये स्टिल चुप रहता है। इसने तो यहाँ से पक्का पक्का जाने का डिसाइड कर लिया था कि वाकई में मैं फेफे को शायद डिज़र्व नहीं करता हूँ, उसके लिए वो डॉक्टर ही ठीक रहेगा। ये तो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मिंग मिंग से आके अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तो शुरू दिन से ही तुमसे बहुत ज़्यादा लव करने लगा था, बस तुमसे कभी कह नहीं पाया। वाकई में वो भी तो इसे पसंद करने लगी थी। ऐसे ऑफिशियली तौर पे दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बन चुके होते हैं। नेक्स्ट ये वो श्वान के पास आता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, बाकी अब तुम्हारी बारी है। ये भी बहुत सोचने के बाद ही फेफे से बात करने के लिए आता तो है, लेकिन उसे बिजी देख के कुछ भी नहीं कहता और बस बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला ही गया था। वो बेचारी हैरान होकर इसे देखती ही रह गई थी कि अचानक श्वान को क्या हो गया था।
अगले दिन ही आंटी और अंकल से मिलने के बाद ही लिन और फिर मिंग मिंग दोनों ही चले जाते हैं कि आज से हम दोनों ने साथ में ही रहने का डिसाइड किया और बहुत जल्दी शादी भी करेंगे। अब यहाँ पे तो ये दोनों काफ़ी डिसअपॉइंट नज़र आ रहे होते हैं फेफे और शुआन से कि ये ज़रा हमारी औलाद है, कम अज़ कम अब इन्हें भी तो चाहिए ना कि आगे कुछ हाथ पाँव फैलाएं। खैर अपनी बेटी पे गुस्सा करने लग जाती हैं कि आज तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट है ना, तुम अभी तक गई नहीं हो, जल्दी से वहाँ पे जाओ। और फिर फ़ौरन से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि वो जिस जगह पे ब्लाइंड डेट पे जा रही है ना वो बस आसपास ही है। ऐसे ही बातों बातों में उस रेस्टोरेंट का जिक्र भी इसके सामने कर देते हैं। ये अब फ़ौरन से उन्हें थैंक यू बोलता हुआ चला गया था। ये खुश हो जाते हैं कि अब तो पक्का ये जाके हमारी बेटी को घर ही लेके आएगा। खैर इवन के वो तो उन्हें फॉलो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर ये डॉक्टर भी काफ़ी हैंडसम होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी नज़र तो उस पर पड़ी ही नहीं होती है। ये स्टिल शुआन के बारे में ही सोच रही थी कि काश वो मुझसे अपने लव की कन्फेशन कर लेता, काश के वो भी मुझसे लव करता जैसे कि मैं उसे करती हूँ। बस इसी कश्मकश में बैठी ही थी कि डॉक्टर हैरान होता है कि तुम्हें क्या हुआ है। खैर अचानक ही तभी ऊपर से शुआन की एंट्री हो जाती है। फाइनली वो इसे लेने के लिए आ ही गया था और दोनों ही डॉक्टर से एक्सक्यूज़ करते हुए चले जाते हैं कि हम ही एक दूसरे से लव करते हैं। खैर शुआनी से कहने लगा था कि क्या तुम पहले अपने घर वापस जा सकती हो, मैं बस थोड़ी देर में ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मुझे उससे पहले एक काम करना है। उसके बाद ही सीधा अब अंकल और आंटी के पास आता है कि मुझे पता है कि बचपन से ही मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया था, मैंने बहुत टफ़ लाइफ गुजारी है, अभी भी मैं रिच नहीं हूँ, पुअर ही हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपकी बेटी को कभी भी मुझसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दें, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा। एंड देन उन्हें ये भी कहने लगा था कि ये जो मेरी कॉन्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड बनने वाली जॉब है ना, आज से मैं उस पर क्विट करता हूँ। ये सुनते ही मॉम डैड तो खुश हो जाते हैं। उन्हें जो अपने लिए एक परफेक्ट दामाद चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। मॉम डैड से बात करने के बाद ही सीधा ये अब फेफे के पास पहुँचते हैं एंड देन फाइनली उसे अपने लव की कन्फेशन कर लेता है। इन दोनों के बीच अब हमें रोमांटिक सा सीन ही दिखाया जाता है, काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। नेक्स्ट ही मॉम डैड तो बहुत ही खुश थे कि फाइनली हमारी बेटी को उसका प्यार मिल चुका है। वेल यहाँ पे वो इससे ज़्यादा शुआन की केयर करने लगे थे। इस बात से फेफे थोड़ी बहुत जेलस भी फील करती है कि इसका मतलब है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ बल्कि शुआन है। ये सुनते ही अब मॉम डैड तो हंसने लगे थे कि ऐसी बात नहीं है, हम तुमसे भी उतना ही लव करते हैं जितना कि शुआन से। अब अपनी हार्ड वर्क की वजह से ही शुआन ने एक बहुत ही बड़ा थिएटर खोल लिया था जिसमें कि उसने कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह भी हायर कर लिए होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड फेफे तो डेली उससे मिलने के लिए आया करती है। वो तो यहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी और यहीं पे ही हमारी नज़र मिंग मिंग और लिन पे भी पड़ती है जो कि एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। रात के वक्त ही डेटिंग के लिए शुआन ने फेफे को बुलाया था और फाइनली नील डाउन होकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो तो अब काफ़ी ज़्यादा रिच बन गया था और इवन के इसे ईज़िली एक प्रॉपर लाइफ दे सकता था। इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइज़ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।